नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। गुलामी की मानसिकता नए भारत को मंजूर नहीं है। एक एक करके गुलामी की मानसिकता के चिन्हों को भी खत्म किया गया और नया भारत तेजी से उभरा। लेकिन अभी भी विपक्ष में पता नहीं क्यों एक आवाज उठ जाती है जब भी कभी आक्रांताओं को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, गुलामी की मानसिकता को मिटाने को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो कुछ एक उथल पुथल सी हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब औरंगजेब को लेकर के जिस तरह से महिमा मंडन की बात चल रही है, जिस तरह से उसकी कब्र को आज तो खैर क्योंकि एएसआई के अधीन है वो पूरा उसकी कब्र का मॉन्यूमेंट, और इसीलिए वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, दीवार खड़ी कर दी गई है, लेकिन वो एक अलग मामला है। आज जरा हम नए भारत की बात करेंगे और गुलामी की मानसिकता पर जो करारी चोट की है ना योगी आदित्यनाथ ने, आज उस पर बात करेंगे। क्योंकि जिक्र तो वो औरंगजेब का ही कर रहे थे, आक्रांताओं का ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जो भी लोग औरंगजेब, आक्रांता, विदेशी मानसिकता, गुलामी की मानसिकता उसको ढो रहे हैं ना और उसको एक तरीके से हीरो की तरीके से पेश कर रहे हैं, उनको देशद्रोही कहा जाएगा, उनको देशद्रोही समझा जाएगा और उन्हीं को देशद्रोही के तहत उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। और कुछ ऐसा ही नागपुर में भी दिखाई दिया ना, क्योंकि तार तो बांग्लादेश से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया हैंडल जिस तरह से सामने आ रहे थे, एक टूल किट जो सामने आ रही थी, तो इसकी जो गाज है आखिर कहां कहां पर गिरेगी और कहां कहां इसके तार जुड़े हुए हैं। क्योंकि बांग्लादेश से अगर कोई चीज चलती है तो हमारे देश में भी कुछ कुछ चीजें हिल जाती हैं। कुछ लोग हैं जो अचानक से खड़े हो जाते हैं और उसी मानसिकता के तहत फिर बात करने लगते हैं। 3 दिन में तो ये देखने को मिला ही है। आज जरा ये गुलामी की मानसिकता को ही जरा समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन लोग हैं जिनको भारत के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, अभी भी वो अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता को लेकर आगे चलना चाहते हैं। नए भारत से उनको परहेज है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुलामी की मानसिकता चली आ रही थी उसको अपनाने से परहेज नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान और तस्वीरें। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। इतिहास के पन्नों में न जाए तो अच्छा है। संभल में जो हुआ वो सब देख रहे हो, दिख रहा है और आपके माध्यम से चीजें पहुंच भी रही हैं। अच्छी बात है क्योंकि उठा करके अब वही लोग उठाते हैं, आग भी वही लोगों ने लगाई और अब वो कहते हैं कि मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। औरंगजेब का महिमा मंडन करे, कोई मुगल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करे, वह ना महाराष्ट्र बर्दाश्त करेगा, ना उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा, ना देश बर्दाश्त करेगा। देश के अंदर अजीब माहौल बना दिया है। किसान पे बात नहीं करोगे, नौजवान पे बात नहीं करोगे, 400 साल पुराने मुर्दे उखाड़ोगे। प्रथम प्राथमिकता तो ये है कि शांति व्यवस्था रहे, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद रहे, और जो विचार हैं औरंगजेबी या जो नकारात्मक विचार हैं वो लोगों में न पनपने पावे। जब इतिहास को आप खरीदेंगे, इतिहास जो है सीना फाड़ के आपके सामने आएगा, फिर आप उसे देख लीजिए। ये सीधे फोन मिलाओ देवेंद्र फडणवीस का, तुम्हारे तो चेला है, उससे कहो कि क्यों कर रहे हो ऐसा। भाजपा से कहिए ना, मुख्यालय का फोन काट दिया गया है, कहिए कि ये जो हो रहा है ये देश विरोधी हरकत है, जो आप शांति भंग कर रहे हो, समाज विरोधी संकट है। उनसे कहिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए क्यों कह रहे हैं।
तो मामला सिर्फ ये औरंगजेब की कब्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का परिचय भी देता है जो वीर सावरकर के खिलाफ बोलते हैं अपने ही देश में रह करके, और उस मानसिकता का भी परिचय देता है जो कि तुष्टीकरण के राजनीति को इस तरह से ओढ़े हुए हैं कि वीर सावरकर का अपमान भी सह लेते हैं लेकिन फिर भी अलायंस तोड़ते नहीं हैं। उस मानसिकता की भी बात करते हैं जो कि अबू आजमी ने खड़ी की, वो भी गुलामी की एक मानसिकता का परिचय, जिसके बाद पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई। और फिर वो भी एक मानसिकता है जब अखिलेश यादव अपने विधायक के साथ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्रता है। अब नागपुर में आग लगवाकर आखिर ये कैसी मानसिकता का परिचय है, चलिए खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि शलमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं और प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुछ ही पलों में हमारे साथ विनोद बंसल जी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, और अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़ेंगे। लेकिन शलमणि त्रिपाठी जी, मैं आप ही से आज शुरुआत करना चाहूंगी। ये गुलामी की मानसिकता नए भारत को मंजूर नहीं है, ये बात प्रधानमंत्री भी लाल किले की प्राचीर से भी बोल चुके हैं और आज योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोली। लेकिन अब सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि भाई महाराष्ट्र में भी सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, यूपी में भी सरकार बीजेपी की है, तो इस मानसिकता के लोगों का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है? रीमा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पिछली सरकारों में जिस प्रकार का तुष्टीकरण हुआ, जिस प्रकार से पाला पोसा गया, जिस प्रकार से उनकी जो चीजें थी उनको जिस प्रकार से संरक्षण दिया गया, यही कारण था कि ये पूरी की पूरी आग दबी हुई थी। आज जब कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार से आप देखते हैं ना, कई बार आप जब कोई दवा डालते हैं बहुत सारी नुकसान करने वाली चीजों को मारने के लिए, तो आप देखते हैं किस प्रकार की बौखलाहट होती है। और वही बौखलाहट उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, वही बौखलाहट आपको महाराष्ट्र में नजर आ रही है, वही बौखलाहट बहुत सारी जगहों पर नजर आ रही है। हम लोगों ने तो देखा है रीमा जी, आपने भी देखा है। ये कौन सी विचारधारा है कि आप जरा सोचिए, डेनमार्क के भीतर, यानी डेनमार्क कहां पे है और भारत कहां पे। डेनमार्क के भीतर एक अनजान से अखबार में कोई कार्टून छपता था और खून से सड़कें लाल की जाती थी दिल्ली की, लखनऊ की, देश में तमाम जगहों पर, और सरकारें संरक्षण देती थी। मुझे याद आता है कि हमारे मित्र बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में डेनमार्क में कार्टून छपा था और उसको लेके महात्मा बुद्ध की मूर्ति लखनऊ में तोड़ दी गई, भगवान जैन की मूर्ति लखनऊ में तोड़ दी गई, सड़कों पर खून बहाया गया। आज जब ये नहीं होने दिया जा रहा, आज जब इस पर कार्रवाई हो रही है और जिस मानसिकता को लेके जो इतिहास, जो उलझुल इतिहास दिखा गया, जिस प्रकार से ये जानबूझकर बताया गया कि नहीं, जो आक्रांता थे उनको महान बताया गया, जो इस देश के नायक थे उनको बताया गया कि नहीं साहब वो तो बड़े कमजोर लोग थे। आज जब इतिहास सबके सामने आ रहा है, जब चीजें निकल रही हैं, आज जब बहुत सारे दस्तावेज मिल रहे हैं और बहुत सारे तथ्य देश और दुनिया के समक्ष आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा समूह है जिसको इस बात को लेकर बौखलाहट है। और दुखद यह है कि हमारे देश में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं वो सिर्फ 18% वोट के लिए जिस प्रकार से उनके आगे झुकी पड़ी हैं, जिस प्रकार से उनके आगे गिरी पड़ी है, वह भी उदाहरण अभी आपको समझ में आएगा। औरंगजेब को महान बताया, अकबर को महान बताया गया, जिन्होंने देश पर न जाने कितने अत्याचार किए। महाराजा सुहेलदेव राजभर, हमारे वीर नायक महापुरुष, उनके आगे सैयद जो सालार गाजी है उसको महानायक बताया गया। कहां महाराजा सुहेलदेव राजभर, जो उस उम्र में भी, अपनी अधिक उम्र में भी लड़े और सालार गाजी को मार गिराया, लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लेकर कोई भी स्मारक नहीं बना। जब बना, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, दिल्ली में भाजपा की सरकार आई, माननीय अमित शाह जी ने उस पर किताब लिखी, माननीय योगी जी ने स्मारक बनाया, विश्वविद्यालय बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर स्मारक बनवाया। लेकिन 2017 से पहले सैयद सलार गाजी यहाँ का नायक बना के थोपा गया और बहुत सारे लोग जो इस बात को जानते थे कि वो आक्रांता है, उसने जुल्म किए, उसने बलात्कार किए, वो यहाँ की जनता चुपचाप ये सब कुछ झेलने को तैयार थी, मजबूर थी, क्योंकि सरकार उसके पीछे खड़ी थी, सरकार संरक्षण देती थी। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर गुलामी की मानसिकता और उनके चिन्ह, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रोजेक्ट करना और उनके साथ खड़े होना, ये भी कोई मजबूरी का हिस्सा होता है क्या? नए भारत से भी कोई परहेज है? रीमा जी, जिसका अपना कोई इतिहास नहीं होता है, कोई इतिहास पे ज्ञान दे तो अच्छा नहीं लगता है। क्या हुआ? और हम आजाद भारत की बात कर रहे हैं। हाँ। जो नए भारत की बात करने वाले लोग हैं, जब देश गुलामी की जंजीर से निकल के बाहर आजादी की तरफ आ रहा था, तो उनके पूर्वज अपने निजी फायदे के लिए उन आक्रांताओं की गोद में बैठ जाते थे जो इस देश को गुलाम बनाना चाहते थे, गुलाम बना के रखना चाहते थे। जैसे अंग्रेजों के साथ
औरंगजेब की गोद में कौन बैठा था? अब सुन लीजिए, अब आप बात नहीं, अब तलब जी को तो आपने एक बार भी नहीं टोका, पता नहीं अब क्यों नहीं आप टोकती बात ऐसी कर रहे हो, उन्होंने तो कोई ऐसा पर्सनल कमेंट नहीं किया। कौन सा ज्ञान देके चले गए मुझे बताइए ना, वो कौन सा ज्ञान दे दिए? चलिए बोलिए। बोले नहीं, दुखी होके बोलने दे रही हो तो आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं अपना टाइम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। जो इनके पूर्वज थे, अंग्रेजों के साथ मिल करके इस देश की स्वतंत्रता की आजादी के लिए, देश की गुलामी को तोड़ने के लिए जो हमारे युवा लड़ रहे थे, जो देशवासी लड़ रहे थे, जो किसान नौजवान लड़ रहे थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे और उनको मौत के घाट उतरवा रहे थे। ये इनके आजादी का मतलब था। ये नहीं चाहते थे देश आजाद हो, और इस पर भी इनका मन नहीं भरा तो लिखित में माफी मांग ली। कोई वीर माफी मांगता है? मुझे बताइए। इस देश में बहुत वीर हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह हुए, किसी ने अपने कनपटी पे गोली मार ली, किसी ने फांसी के फंदे को चूम लिया। माफी भी तो मांग सकते थे वो, लेकिन नहीं मांगे, क्योंकि वो असली सपूत थे, असली वीर थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वीरता की परिभाषा अलग तरह की है। ये अगर देश की आजादी में योगदान देते, जब देश जलता तो इनको दर्द होता, लेकिन जब देश जलता है तो इनको मौज आती है। जब महाराष्ट्र जलता है तो इनको मौज आती है, जब संभल जलता है तो इनको मौज आती है, जब बहराइच जलता है तो इनको मौज आती है, क्योंकि इनके देश के सेंटीमेंट इनके साथ जुड़े नहीं है, क्योंकि देश के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। जब लोगों ने देश को आजाद करवा दिया और ये लोग गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले ही नहीं थे और उनके पैरों में जाकर गिरे हुए थे, फिर भी देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद नागपुर में आजादी के बाद तिरंगा नहीं लहराया जाता था। इस तिरंगे के प्रति इनका जो घृणा है वो पूरा देश जानता है। इसलिए ये आजादी पर, देश पर और स्वतंत्रता पर कोई ज्ञान ना दे, पूरा देश इनको जानता है। अब रही बात औरंगजेब की, नहीं, अभी औरंगजेब की कहाँ बात, अब रुकिए, अब औरंगजेब की कहाँ बात आ गई? अब तो आपने आजादी के ही पन्ने खोल दिए। अब शलभ मणि जी जवाब देंगे, फिर आगे दूसरे मेहमानों का रुख करते हैं। अब देखिए प्रोफेसर है, मुझे नहीं पता कि भाई आ रही हूँ अजय जी, आ रही हूँ। डिग्री है हमारे पास, चलो जी डिग्री है, दिखा सकते हैं, और आप भी दिखा दीजिएगा, अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल दिखा देंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा इतिहास इन्होंने पढ़ा है जो इनको समाजवादी पार्टी कार्यालय से जो पर्चा मिलता है उसी को इतिहास मान लेते हैं। लेकिन मैं तुमसे इतना कहूंगा कि देखिए बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया हमारे प्रोफेसर साहब ने। औरंगजेब के खिलाफ बोलने की हैसियत नहीं है, देश के आक्रांताओं के खिलाफ बोलने की हैसियत नहीं है। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने जिसको मार गिराया हो और गीदड़ की तरह मारा था, सैयद सलार गाजी, जो गाजी की उपाधि क्यों मिलती है? जो गैर मुसलमानों का कत्ल करे उसको गाजी की उपाधि मिलती है। उसको समाजवादी पार्टी ने महानायक बना रखा था। 2017 के बाद हमने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को महानायक बनाया। क्यों? क्योंकि पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो समाजवादी पार्टी को तकलीफ होती है। और हम तो कहते हैं कि ये इनकी सच्चाई है कि जहां एक तरफ महाराजा सुहेलदेव राजभर खड़े हैं और दूसरी तरफ सैयद सलार गाजी खड़ा है जो गजनवी का नवासा था, तो ये सैयद सलार गाजी के साथ एक बार नहीं 1000 बार खड़े नजर आएंगे। बहुत से उदाहरण है। प्रयागराज के भीतर एक युवक मारा गया, उसकी हत्या हुई। ये पहले देखते हैं कौन मारने वाला है। मारने वाले क्योंकि निकले चरमपंथी, तो ये चरमपंथियों के साथ खड़े हो गए, उस यादव युवक के साथ नहीं खड़े हुए। कानपुर में यादव परिवार की एक बेटी लव जिहाद का शिकार हुई तो इन्होंने देखा कौन है। जैसे ही देखा कि नहीं प्रतिवादी जो है, जो अपराधी है वो एक खास समुदाय से आता है, जाके शांत हो गए। नहीं साहब, हम तो नहीं से पढ़ सकते। तो जिनकी नियत ही है कि पहले वो देखते हैं कि सामने कौन खड़ा है, इन्होंने सबको गाली दे दी। वीर सावरकर जी को गाली दे दी, इन्होंने न जाने किसको गाली दी बिना इतिहास। जो समाजवादी पार्टी कार्यालय का इतिहास है, बोलते हैं कि नागपुर में झंडा नहीं फहराया गया। ये देखिए झूठ इनके समाजवादी पार्टी कार्यालय से बढ़ता है। उसके बाद लेकिन औरंगजेब के खिलाफ नहीं बोल सकते, सैयद सलार गाजी के खिलाफ नहीं बोल सकते, अकबर के खिलाफ नहीं बोल सकते, बाबर के खिलाफ नहीं बोल सकते। और आज भी बाबर को इतनी बुत परस्ती, इतनी बाबर परस्ती इनके अंदर है कि अयोध्या दर्शन करने नहीं जाएंगे। इतनी अकबर परस्ती इनके भीतर है कि कुंभ को लेकर उल जुलूल बयान देंगे। तो औरंगजेब इनका महानायक है, हमारे महानायक पृथ्वीराज चौहान है। औरंगजेब इनके, अकबर इनका नायक हो सकता है, वीर संभाजी महाराज हमारे महानायक है। इनको जब स्मारक बनाने की बारी आई, रीमा जी 5 सेकंड दीजिएगा, आगरा में इन्होंने मुगल म्यूजियम बनाया, लेकिन योगी जी की सरकार आई, माननीय मोदी जी की सरकार आई, तो हमने कहा वीर शिवाजी म्यूजियम बनेगा। मुगल म्यूजियम का कोई भारत में स्थान नहीं है, वीर शिवाजी का नाम होना चाहिए, संभाजी महाराज का नाम होना चाहिए, महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम होना चाहिए, बिजली पासी का नाम होना चाहिए। लेकिन ये किसके साथ खड़े हैं? बाबर, अकबर, औरंगजेब, सैयद सलार गाजी। तो देश इनको देख रहा है। अजय वर्मा जी, इतने साल तो भाई आप ही की सरकार रही। अब अगर सड़कों के नाम बदले जाते हैं, लेन के नाम बदले जाते हैं, जो कि आक्रांताओं के नाम पर अब तक रहे, तो भी दिक्कत होती है। नए भारत की नई संसद बनती है तो भी दिक्कत होती है।
औरंगजेब को लेकर के इमरान मसूद ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि देश में अब नागपुर में जो हुआ उससे एक दिन पहले खून की नदियां बहा देंगे, खून की एक एक बूंद दे देंगे, ये सब आह्वान किया ही जा रहा था ना, उसके बाद नागपुर हो ही गया। तो क्या है ये, कांग्रेस इतनी प्रभावशाली पार्टी हुआ करती थी, कम से कम गुलामी की मानसिकता से तो बाहर निकलना चाहिए। एग्जैक्टली रीमा जी, मैं चाह रहा था आप इन सब पे पूछें। देश की आधी आबादी को मेरा नमन, यानी आप उसका नेतृत्व करती हैं तो आपको मेरा नमस्कार, आप एंकर हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। अब मैं बताना चाहता हूं रीमा जी, इस देश में कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। ऐसा ही नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति, क्रोनोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी, इसके आईटी सेल और इसके दिमाग की उपज और इसके देश के भारतीय जनता पार्टी। देखिए, गुजरात मॉडल एक चला था देश में, गुजरात मॉडल, और उसके बाद फिर चूंकि मोदी जी गुजरात से हैं, गुजरात में बहुत बड़े बड़े लोग भी हुए हैं, गुजरात में बहुत भयंकर लोग भी हुए हैं जो लूट के बैंकों से भाग गए, हर तरह से भाग गए। एक जानकारी मैं इस क्षेत्र को देना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी को गुजरात मॉडल बहुत पसंद है। अब इनके पास मुद्दों की कमी है, व्यापार पे बात नहीं, रोजगार पे बात नहीं। ट्रंप ने रेफ्टा मार दिया, ब्लैक रॉबिन्स और ब्लैक स्टोन की एंट्री हो गई, संपत्तियां बिक रही हैं, अडानी खरीदे जाए। आपकी जानकारी होनी चाहिए, दाहोद एक जगह गुजरात में 3 नवंबर 1618 को औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ, वो गुजराती है। तो गुजरातियों से इन्हें बहुत प्यार है, इसलिए औरंगजेब इनका पोस्टर बॉय है, औरंगजेब इनके मैनिफेस्टो में है, औरंगजेब इनका चुनावी एजेंडा है, औरंगजेब नया पाठ्यक्रम लेके आए हैं। अबू आजमी बीजेपी में है क्या? अबू आजमी ने बयान दिया था। नहीं, मैं औरंगजेब को पोस्टर, अरे औरंगजेब का मुद्दा उठा कब? जब उन्होंने उठाया अबू आजमी ने। अब अबू आजमी तो समाजवादी पार्टी प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की पार्टी में। उनके बीच में तो आप भक्तमाल की कथा की तरह शांत बैठी थी, जरा सुन लीजिए। मतलब आप कुछ भी बोले मैं सुनती रहूं, क्योंकि आपकी बारी है, मैं टोकूं ना आपको, मुझे टोकना नहीं है, ये कहना चाह रहे हो आप। को लागू करने के लिए औरंगजेब के जिन्नात की कब्र पर भाजपा आईटी सेल और इनके षड्यंत्रकारी पहुंचे। ए जिन्नात, उठो और लाओ, देश में बीजेपी को आपकी जरूरत है, केवल इन्हें जरूरत है। और मित्र मीडिया को कह दिया कि केवल जिन्नात पे ही उस सड़ी गली लात पर ही पॉलिटिकल एजेंडा चलाइए, डिबेट करिए, जिन्ना वो गुजराती है। जिन्ना पर कौन डिबेट कर रहा है? बहुत प्यार है गुजराती से। अरे जिन्ना पर डिबेट कौन कर रहा है? किस पर बात कर रहे हो आप? जिन्नात औरंगजेब के जिन्नात पर कह रहा हूं मैं, औरंगजेब के जिन्नात को ले आए अपने मैनिफेस्टो में। अब दूसरी चीज और सुन लीजिए, इतिहासकार कहते हैं और पढ़ लीजिए करिए कि औरंगजेब में 37.5% ब्लड जो राजपूतों का है और 62.5% ब्लड मुस्लिमों का है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 2 राजा थे वो, जिसकी वजह से संभाजी महाराज के महल में उन गद्दार, उन नालायक, वो कमीन, वो अत्याचारी राजा, जिनकी वजह से संभाजी महाराज की महल में लोग ये घुस गए गुप्त रास्ते से और उनकी हत्या करा दी, उन्हें अरेस्ट करा दिया, और उनकी बेटी और उनके रिश्तेदारों को भारतीय जनता पार्टी के लोग डिप्टी सीएम जयचंदों को बना के चलते हैं। बड़ा शर्मनाक और निंदनीय। मैं अनुरोध करता हूं इस देश की जनता से कि इनके निंदा के पन्ने खोले। और ऐसे राजा जिनकी वजह से, अपने सालों की वजह से संभाजी को हत्या करनी पड़ी, महल में घुस गया, वो औरंगजेब अत्याचारी जिसे है, वो भी तो आज गुजराती है। तो इस देश में गुजराती मॉडल अब नहीं चलेगा। गुजरात एक्सपोज हो चुका है, वो जान के गुजराती होने की वजह से गुजरात मॉडल, अजय वर्मा जी, और इसके बोल लेने में फैक्ट बता रहा हूँ आपको। क्या फैक्ट है ये? वो गुजरात में पैदा हुआ था तो गुजरातियों का नहीं चलेगा, क्या बोल रहे हो आप? गुजरात मॉडल लागू करना चाहते हैं। औरंगजेब गुजरात में पैदा हुआ, गुजरात की पहचान इसी बात से है आपके लिए कि औरंगजेब वहां पर पैदा हुआ था। महात्मा गांधी याद मत करना आप, महात्मा गांधी मत याद करना, सरदार पटेल मत याद करना। आपको याद भी आ रहे हैं तो औरंगजेब याद आ रहे हैं, गुजरात की धरती पर वो पैदा हुआ, मतलब कमाल की बात है। विनोद बंसल जी, गांधी और पटेल साहब की आत्मा को तो इस वक्त विनोद बंसल जी जवाब देंगे इस बात का। विनोद बंसल जी, कौन महिमा मंडन कर रहा है और कौन है जो कि राजनीतिक रोटियां सेक रहा है इस पर? रीमा जी, मुझे लगता है कि आपके जो पैनलिस्ट है ना, उनको थोड़ा एक ट्यूटोरियल भेज के तब पहले बुलाया करिए प्लीज, कि डिबेट का टॉपिक क्या है और उस टॉपिक से बाहर ना भागे। आप देखिए, दोनों ने जो बातें कही, वो जो टॉपिक था, टॉपिक में कुछ नहीं बोला, इसके बाद सब कुछ बोला। अब देखिए, आक्रांताओं के मेमोरेंडम की बात हो रही है और ये देखो अनवरत रूप से बोले जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार इनकी जबान वहां क्यों सिल गई थी? आखिरकार जब जो है वो अपने नागपुर के अंदर एक तरफा मस्जिद से प्लानिंग करके, प्री प्लानिंग करके, हजारों की भीड़ जो है पेट्रोल बम लेकर के और हिंदुओं पर हिंसक हो गई। आप मुझे बताइए, पूरे भारत के अंदर किसी भी विपक्षी नेता का कोई स्टेटमेंट हो जहां जिहादियों को उन्होंने कंडेम किया हो और ये कहा हो कि हाँ, ये जो आक्रमण नहीं होना चाहिए था, हमारे पुलिस बल के जवानों के हाथ काट दिए गए,
कुल्हाड़ी से हाथ काटे हैं भाई। ये औरंगजेबी मानसिकता है ना जो इस तरह का काम करवा रही है। इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकला आखिरकार कि कहां से आ गए वो भीड़, कहां से प्लानिंग हुई वो उसके बाद। अभी ये तो कहते हैं कि सरकार का फेलियर है, इसका फेलियर है, इसका फेलियर है, लेकिन इनको हवा पानी और खाद देने का काम कौन कर रहा है भाई? रीमा जी, ये समझना पड़ेगा आखिरकार। यही मानसिकता तो है जो टीवी चैनल पर बैठ करके उनको कवर फायर देने का काम करती है। यही मानसिकता तो है जो बार बार जो उनको प्रोटेक्शन। बीच में नहीं बोलेंगे अजय वर्मा जी, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं भाई। अजय वर्मा जी बीच में नहीं बोलते हैं ऐसे, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आपकी आवाज म्यूट है अब। देखिए रीमा जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए बात की ढंग से कहा जा सकता है, चिल्ला के कहने से कोई बात कोई बड़ी नहीं हो जाती। आक्रांता था कि नहीं था, औरंगजेब कैसा था, इसके बारे में सबको पता है। रही बात इसकी जो उन्होंने एक बात उठाई कि औरंगजेब के जो सिपाही सालार थे या उनके जो दरबारी थे या उनके सेना में कौन लोग थे, मुझे समझ में नहीं आता औरंगजेब को सिर्फ मुसलमानों का प्रतिनिधि क्यों समझते, समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी मानता है इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो मुसलमान का, भारत के मुसलमान से औरंगजेब का रिश्ता क्या हो सकता है? अभी ये तो लड़ाई विदेशी आक्रांता की और स्वदेशी भारत की है ना जी। ये तो भारत विदेशी की लड़ाई है ना जी, और एक आक्रांता वर्सेज भारतीयता की लड़ाई है। अब उसको मुसलमानों से जोड़ करके ये जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं रीमा जी। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कोई भी भारत का मुसलमान, देखिए जब वो आक्रांता ने आक्रमण किए थे, और ये तो छठा शासक था ना मुगलों का, और इसने जिस तरह के आक्रमण किए थे वो भीषण थे। दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा नहीं था। हाँ, मैं मानता हूं ये जो अजय जी ने बात कही को उनके सेना में भी कुछ हिंदू थे, कुछ क्या वो कोई वहां से मंगोल से लेके नहीं आए थे सेना। ओके विनोद जी, आपके सिग्नल्स का इशू है, एक मिनट में ठीक करवाती हूँ। छत्रपति शिवाजी। ओके आपका सिग्नल का इशू है विनोद जी, रुकिए एक सेकेंड, आपका सिग्नल का कुछ मेजर इशू है, उसको ठीक करा लेते हैं। लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जवाब दीजिए, यही सवाल है जो शलम मणि जी ने कहा और जो विनोद बंसल जी ने कहा कि जब आग लग गई नागपुर में, तब अबू आजमी की तरफ से ना तो अभिव्यक्ति की आजादी की बात उठाई गई, ना स्वतंत्रता की बात उठाई गई, ना ही उन देशद्रोहियों के खिलाफ दो शब्द बोले गए। बोलिए धर्मेंद्र जी। जब तक आग नहीं लगी महाराष्ट्र के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की एक एक नेता, नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ, आजादी के बाद का इतिहास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में भी दंगा करवा दिया। इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए कितने निचले स्तर तक जा सकती है, गिर सकती है। ये महाराष्ट्र उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जब हम कुंभ की बात कर रहे थे तो विनोद बंसल जी के मुंह में जबान नहीं थी। जब हम कुंभ की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि वहां पे हिंदुओं की हत्या हुई है, तो जिन हिंदुओं की हत्या हुई उसकी जिम्मेदार कौन है? इस देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में 1 मिनट जिनकी मौत हुई थी, उन हिंदुओं के लिए 1 मिनट संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते, शोक सभा नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर शोक सभा करते तो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में आ जाता और हिंदुओं को न्याय मिल जाता, सनातनियों को न्याय मिल जाता और उनकी आत्मा को शांति मिल सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मानवता के लिए, और धर्म की बात छोड़ दीजिए, मानवता के लिए भी 1 मिनट नहीं निकाल सके। ये लोग वो है जो देश से कोई लगाव नहीं है इनका। इसी देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने तो अबू आजमी की कोई गलती नहीं है। अरे सुनिए ना, अबू आजमी की कोई गलती नहीं है ना, अबू आजमी ने आग नहीं भड़काई, अबू आजमी की कोई गलती नहीं है। अब मेरी बात सुन लीजिए ना, अबू आजमी की गलती है या नहीं है ये तो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी गद्दार और डरपोक हैं, तो ऐसे अबू आजमी की गलती है या नहीं है वो तो बता दीजिए धर्मेंद्र जी। अबू आजमी पे 2 शब्द नहीं बोलेंगे क्या? क्या उन्होंने बोला बताइए। अबू आजमी ने जो आग लगाई औरंगजेब के नाम पर, जो चिंगारी सुलगाई जो पूरे देश में फैल गई है, जिसकी वजह से नागपुर में, ये देखिए नागपुर जला, इसी वजह से जला ना। भारतीय जनता पार्टी क्यों अबू आजमी ने ऐसा किया वो तो बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी फावड़ा लेके जमीन खोद रही है, मजार खोद रही है, मंदिर खोद रही है, मस्जिद खोद रही है, और पेट्रोल लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग दौड़ रहे हैं। माचिस लगाने का विनोद बंसल जी कर रहे हैं, माचिस लगाने के देश को जला रहे हैं। इसलिए जला रहे हैं कि होली पर फ्री सिलेंडर की बात ना हो। आपको अबू आजमी पर नहीं बोलना है, चलिए चलो मणि त्रिपाठी जी जवाब देंगे। ओके, हर घर में पक्के छत की बात ना हो, ओके, 15 लाख खाते में आने की बात ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी का भय है, मजबूरी है। 200 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया इस देश के ठीक है, 14 प्रधानमंत्री मिलकर। यही सीख आप अपने विधायक को देते तो अच्छा लगता।
और उसका महिमा मंडन ये सीख आप अपने विधायक को थोड़ी सी देते तो अच्छा लगता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव कि उनको औरंगजेब से आगे बढ़कर देश की इन सब मुद्दों पर बात करना चाहिए। शैलमणि त्रिपाठी जी। रीमा जी, ये जो मुद्दे गिना रहे हैं टीवी पे बैठ के, इन्हीं मुद्दों को लेकर 2014 में हारे, 2019 में हारे, 2024 में हारे, और हमारे समाजवादी पार्टी के साथी तो 2017 में भी हारे। देखिए बीच में मत रोकिए रीमा जी, रोकिए इनको। 24 में आप हारे, बताइए देश को। रीमा जी रोकिए। 24 में ये हारे, कैसे हारे? अरे सरकार किसकी है केंद्र में? क्या सपने देख रहे हो आप? क्या सपने देख रहे हो प्रोफेसर धर्मेंद्र? बेटियों की अस्मिता को उपलब्धि बता दोगे? अच्छा, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे भाई, बीच में नहीं बोलेंगे। एक मिनट। हाँ, समाजवादी पार्टी 2017 में भी बुरी तरह हारी और 2022 में भी बुरी तरह हारी। 24 में भी भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रचंड बहुमत के प्रधानमंत्री हैं। गिनाते रहिए मुद्दे, क्योंकि देश की जनता को पता है। अभी मैं अजय वर्मा जी को सुन रहा था, कोई बीच में बोलेगा उसको प्लीज म्यूट करके रखिए। ये बीच में डिबेट में बहुत खराब लगता है। नहीं, डिग्री भी है अपने पास, मैं कह रहा हूं। नहीं, बीच में मत टोकिए ना, वो डिग्री आपकी दिखा रही जो आप बीच में बोल रहे हैं। अजय जी को मैं सुन रहा था अभी। अब आपको रीमा जी, आप तो गुजरात के चुनाव में थी, अब आपको समझ में आ गया कि गुजरात के जनता ने कांग्रेस पार्टी को क्यों खदेड़ दिया वहां से। इतनी नफरत गुजरात के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के मन में, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मन में। और ये नफरत पहली बार नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति जो नफरत रही है कांग्रेस पार्टी की, वो पूरे देश ने देखा है। और कांग्रेस पार्टी की नहीं, गांधी परिवार की स्पेशली, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इन्होंने क्या किया। और आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठ के गुजरात को गाली दे रहे हैं, और इसीलिए गुजरात की जनता इनको सबक सिखाया है, गुजरात की जनता इनको इस हालात में पहुंचाया है। आप जब इनका साहस देखिए, सबको गाली दे सकते हैं, लेकिन औरंगजेब के बारे में एक टिप्पणी नहीं कर सकते। इनका साहस नहीं है। ये बाबर के बारे में एक टिप्पणी नहीं कर सकते। जितना झूठ बोलना हो झूठ बोलेंगे, जितना दुष्प्रचार करना हो करेंगे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि एक शब्द ये बोल पाए। और जरा मुझे बताइए ना, क्या पत्थर मारने को क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था? कहते हो दंगे भड़का है। अगर मान लीजिए आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो आप उसका विरोध करिए, पुरजोर तरीके से विरोध करिए, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है कि यहाँ पे शरिया लागू है। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू करके दिखाते हैं, और इसीलिए देखिए नागपुर में लागू हो रहा है। जिन्होंने पत्थर चलाए उन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान अपना काम कर रहा है। जिन्होंने पुलिस वालों के हाथ काटे उन पे बाबा साहब का संविधान काम कर रहा है। और तो और रीमा जी, महिला पुलिस कर्मियों ने शिकायत जो दर्ज कराई है, वो तो मैं टेलीविजन पे बोलना नहीं चाहता। ये कौन सी मानसिकता है? महिला पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता कर रही है, और उनके साथ सपा खड़ी है, उनके साथ कांग्रेस खड़ी है। महिला जो पुलिसकर्मी उनके हाथ काटे जा रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस खड़ी है, उनके साथ सपा खड़ी है। यानी जो आतंकवादी हैं, जो चरमपंथी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो पुलिस पर पेट्रोल पंप फेंक रहे हैं, जो पुलिस की जीपें चला रहे हैं, जो बेचारे बेकसूर लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं, उनके साथ सपा खड़ी है, कांग्रेस खड़ी है। ठीक है। और ये बात अभी गद्दार की बात की अजय जी ने। अजय जी बिल्कुल सही आपने कहा, छावा फिल्म में देश ने गद्दार देखे, 2 गद्दार, लेकिन आज भी देश गद्दारों को देख रहा है। वो गद्दार जो सर्जिकल स्ट्राइक होने पर भारत की सरकार से सबूत मांगते हैं, वो गद्दार जो कश्मीर में आतंकवादियों के मरने पर ये कहते हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वो गद्दार जो धारा 370 हटने पर जब देश गर्व से झूम रहा होता है तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो आज के गद्दार हैं। छावा फिल्म में उस दौर के गद्दार नजर आए तो आज देश की जनता उन गद्दारों को देख रही है कि जो धारा 370 हटने पर पाकिस्तान के साथ आंसू बहाते हैं, रोते हैं। उन गद्दारों को भी देश की जनता ने माफ नहीं किया है, और अभी देखते रहिए 29 में भी माफ नहीं करेगी। ठीक है, अजय वर्मा जी माफी नहीं पाएंगे। आपके पास ही आ रही हो, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद अजय वर्मा जी आपके पास आ रही हो जवाब के लिए, छोटा सा ब्रेक। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेगी आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता है। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ, कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें।
चलिए अजय वर्मा जी जवाब दीजिए शलभ मणि जी की बात का। रीमा जी, हाँ देखिए मैं वो लोग जो औरंगजेब को पोस्टर बनाकर अपने साथ चलते हैं, अपने पॉलिटिकल एंडे में रख रखे, उनका जवाब तो मैं क्या दूंगा। मैं आपका जवाब देना चाहता हूं। अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रही थी कि अभी आजमी ने क्या कहा था, आग लगाई अभी आज। अब वो आजमी ने तो जो कहा उसकी माफी मांग ली सार्वजनिक तौर पर। आग तो भाजपा का देशलाई गैंग, जिसमें कुछ मुख्यमंत्री, कुछ इनके प्रवक्ता, इनके आईटी सेल लगा हुआ है, जिनका काम यह है इस देश में देशलाई का काम, आग लगाओ और दंगे फैलाओ। औरंगजेब और दंगों का फायदा हमेशा सबको पता है किस पार्टी को होता है, और इनका एजेंडा और बेस इसी पे टिका हुआ है। औरंगजेब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, देश में बीजेपी की सरकार, सारे साधन बीजेपी के पास, और जब आप अपोजिशन से पूछते हैं कि दंगे कैसे हो गए, इनका एक और रणनीति है कि किसी तरह से भी नितिन गडकरी अगले प्रधानमंत्री ना बन जाए, क्योंकि मोदी जी का कार्यकाल पूरा होने से पहले आजकल आरएसएस एक सफाई अभियान चला रही है, उसमें शायद चेंज हो रहा है। गडकरी जी के काम और गडकरी जी के जो नाम है वो सबसे नंबर 1 चल रहा है। तो एक पीछे से भाजपा आईटी सेल और इसके देशलाई गैंग ने, जिसमें सबका सहयोग था नितिन गडकरी को डाउन करने के लिए, इतने नागपुर जैसी पवित्र धरती को भी दंगों से सुशोभित कर दिया। इसकी जांच होगी गहनता से, जो भी आतंकी निकले, जो भी दंगबाई निकले, उनके ऊपर मकोका से बड़ी कार्रवाई हो उनके खिलाफ, लेकिन चुन चुनकर सबके खिलाफ हो कार्य। जब आप ऐसी बातें करते हो पता है वायरल तो होती हैं, लेकिन सब मजाक उड़ाते हैं, देश का सब हंसते हैं, मजाक ही सही है, इसीलिए आपकी पार्टी का मजाक उड़ जाता है। बात औरंगजेब पर चल रही है, बात अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे वो तय कर रहे हैं आप यहाँ बैठ करके। बात औरंगजेब की चल रही है, सीरियसनेस ही खत्म कर देते हो आप शो की, औरंगजेब को शो की गंभीरता ही आप खत्म कर देते हो अजय वर्मा जी। आपने बना दिया उस 300 साल से सोए हुए जिन बड़ी उम्मीद के साथ आपकी तरफ मैं जाती हूँ कि अब आप कुछ जवाब दोगे ऐसा कि बस पता लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी क्या सोच रखती है, लेकिन आप अचानक से ऐसा डिरेल करते हो शो को, ऐसा डिरेल करते हो कि पता ही नहीं लगता है कि टॉपिक क्या है। आपके ऊपर देखिए आप कुछ फिर कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हो आप, कुछ भी बोल रहे हो, मन में जो आया उसको बोल दो। मन में बहुत सारी बातें सबके आती हैं, वो सब बोलने के लिए नहीं होती है अजय वर्मा जी। इन मुद्दों पे कुछ बातों पर गंभीरता न हो, कुछ बातों पर गंभीरता की जरूरत होती है भाई। अभी एक बेटी का सब इलाहाबाद में मिला है, उस पर चर्चा ना हो। आज हमने भी उठाया, अखिलेश यादव ने भी कहा कि बताइए इस पे चर्चा ना हो। कहाँ है आपकी वर्ड? कुंभ, देखिए कुंभ में जो इन्होंने करा है, भगवान को मालूम है कि 6 करोड़ लोगों को 66 करोड़ बता दिया। अब आप कुंभ पर पहुंच गए, अभी नितिन गडकरी की बात कर रहे थे, अब कुंभ, कभी गुजरात, क्या कर रहे हैं आप शो में अजय वर्मा जी? क्या मजाक चल रही है ये भाई? 12 किलोमीटर के एरिया में 66 करोड़ लोग 45 दिन में आ जाएंगे। एआई का भी जरा ज्ञान पढ़ लीजिए, एआई क्या कहता है। हेड काउंट करता, फेस काउंट नहीं करता। एआई एक आदमी को रोज नया काउंट करता है, रोज काउंट करता है, अलग अलग करता है। तो 6 करोड़ को आप 66 करोड़ करेंगे, क्योंकि 7000 करोड़। अब मैं दर्शकों को बता देती हूँ और शलभ मणि जी को भी बता देती हूँ, क्योंकि वो तो यूपी से ही हैं और यूपी से विधायक भी हैं। बता देती हूँ कि अजय वर्मा जी 3 दिन, अजय वर्मा जी आप थे ना कुंभ में 3 दिन? बिल्कुल थे। 4 दिन या 3 दिन? बिल्कुल थे, 3 दिन थे और सारी 3 दिन तक अजय वर्मा जी कुंभ में रहे और वहां पर कहीं ना कहीं रहे ही होंगे, क्योंकि 3 रातें बिताई इन्होंने कुंभ में, डुबकी भी लगाई और डुबकी लगाने के बाद वहां पे मंत्रोच्चारण भी किया, तमाम चीजें की। उसके बाद जब शो पर आए तो इन्होंने कुंभ को लेकर के भरसक अपनी भड़ास निकाली कि कितना खराब है, पीने का पानी नहीं है, लोगों के लिए वॉशरूम नहीं बने हैं, कुछ है ही नहीं, लेकिन 3 रातें अपने आप गुजार के आए हैं अजय वर्मा जी। तो ये होता है दोगलापन अजय वर्मा जी, कि आप खुद करो तो ठीक, लेकिन अगर पूरी दुनिया से लोग कुंभ जा रहे थे तो आपको तकलीफ थी। ये दोगलापन होता है। दिखाऊंगा चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए, जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मजबूरी थी रीमा जी, मजबूरी थी अजय वर्मा जी की मजबूरी थी। मैं इनका सम्मान करता हूँ। बेचारे घर परिवार से लोगों ने कहा होगा कि भाई सनातनी हो, हिंदू हो, जाना चाहिए, वहां पे जाके स्नान करना चाहिए, चले गए होंगे। फिर खरगे साहब का बयान आ गया, खरगे साहब का इंस्ट्रक्शन आ गया होगा कि भाई कुंभ को तो बदनाम करना था और अंतरराष्ट्रीय फोरम पे बताना था कुंभ का मतलब कुछ होता ही नहीं है, कुंभ तो मतलब फर्जी चीजें हैं। तो अजय वर्मा जी क्या करते? बेचारे एक तरफ परिवार से बंधे थे, सनातन संस्कारों से बंधे थे। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना गद्दारों की हमने बात की, बहुत देर तक चर्चा हुई कि जो छावा फिल्म आई उसमें गद्दार नजर आया। तो
तो भारतीय संस्कृति को अपमानित करने वाले लोग क्या हो सकते हैं? आप बताइए, वो राष्ट्र प्रेमी है कि गद्दार है, जिन्होंने जानबूझकर कि अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर हमारे जो पर्व हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे मॉरल वैल्यूज हैं, उसको किस प्रकार से खराब किया जाए। और कोई कुंभ जाता है, रीमा जी, हम तो सैकड़ों सालों से हम लोग किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि वहां पे श्रद्धाभाव से जाते हैं। वहां पर तो लोग जाते हैं कि बस वहां पे जाके संगम में स्नान करना है, कि कोई वहां पे जाके पार्टी करने जाता है, कि कोई जाके वहां पे अपनी कोई पूल पार्टी कर रहा है। कुंभ का मतलब श्रद्धा, कुंभ का मतलब संस्कार, कुंभ का तो मतलब जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप तो योग्य प्रवक्ता हैं, का मतलब भारत। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए, आपकी मजबूरी है। अजय भाई बीच में प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। खड़गे साहब ने जो बयान दिया और जिस प्रकार से आप देखिए, इनके आए डीके शिव कुमार जी आए, उप मुख्यमंत्री हैं, रीमा जी सोचिए, कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, आके उन्होंने क्या कहा? अजय वर्मा जी आपको पढ़ना चाहिए, उन्होंने प्रशंसा की, कहा कि इससे बेहतर इंतजाम नहीं हो सकते और हम आए थे, हम स्नान करके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो विरोधी विचारधारा के, जिनसे हमारा मुकाबला होता है, लड़ाई होती है, लेकिन कम से कम उन्होंने राष्ट्र के साथ धोखा नहीं किया, हमारी संस्कृति के साथ धोखा नहीं किया। झूठ बोलते हैं तो आप भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। आप अगर कुंभ को लेकर दुष्प्रचार फैलाते हैं तो भारत की संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि आपने कभी हज को लेकर टिप्पणी नहीं की और आपकी हैसियत भी नहीं है कि आप हज को लेकर टिप्पणी कर पाए। आप राम को पॉलिटिसाइज करते हैं, लेकिन औरंगजेब के बारे में एक शब्द बोलने में आपके पैर कांपते हैं, आप सेना को पॉलिटिसाइज करते हैं, आप कुंभ का नहीं, ये तो पॉइंट है, ये तो पॉइंट है भाई, ये तो पॉइंट है धर्मेंद्र जी। ममता बनर्जी, एक सेकंड अजय जी रुकिए ना, रुकिए। धर्मेंद्र जी, यही पॉइंट है वो गुलामी की मानसिकता का और तुष्टीकरण की मानसिकता का भी, कि ममता बनर्जी, उनको मृत्यु कुंभ दिखाई देता है कुंभ में, लेकिन इफ्तार पार्टी में वो चली जाती हैं। 3 पिक्चर्स आ चुकी हैं उनकी। कुछ ऐसा ही हाल अखिलेश यादव का भी है, खुद वो जाते हैं डुबकी लगाने, लेकिन जब जनता जाती है तो डरा देते हैं। जया बच्चन को पानी गंदा दिखाई देने लगता है, गंगा मैया गंदी दिखाई देने लगती हैं। तो ये गुलामी की मानसिकता ही है ना, या तुष्टीकरण की मानसिकता है? क्या है ये? रीमा जी, गुलामी और देशभक्ति के बारे में आपको बता दूं, हाँ। इस पैनल में जितने लोग हैं अपनी माँ से बेहद प्यार करते होंगे, और 1 घंटे के शो में एक बार भी नहीं बोलते कि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का फर्जी राष्ट्रवाद है, जो हर दिन बोलते हैं कि हम राष्ट्र से प्यार करते हैं। अगर आप राष्ट्र से प्यार करते, इसी राष्ट्र के सनातनियों का, जो कि हिंदू भी है, कुंभ में मौत हो गई, और आपने शंकराचार्यों को धोखा दिया। सनातन के सबसे बड़े संरक्षक शंकराचार्य, उन्हें धोखा दिया कि मौत नहीं हुई है, यह अफवाह है, आप लोग स्नान करिए, शाही स्नान करिए, और सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुझे कोई हिंदू बता दे, अगर उसके घर में लाशों का अंबार लगा हुआ है, क्या उसके घर में पुष्प वर्षा होगी? कौन से सनातन में लिखा हुआ है? कौन से हिंदू में लिखा हुआ है? कौन सी मान्यता में है? कौन सा राष्ट्र प्रेम था ये? कौन सा देश प्रेम था धोखा देना? अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खून में धोखा है। जब ये सनातनों से धोखा दे सकते हैं, हिंदुओं को धोखा दे सकते हैं, हिंदुस्तान को धोखा दे सकते हैं, ये वो लोग हैं। दूसरी बात जो कह रहे थे पटेल साहब की, गुजरात के अंदर सरदार पटेल जी के नाम से अकेला स्टेडियम था, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा ऐसी थी कि पटेल साहब को पीछे छोड़ दिया और उसी स्टेडियम का नाम अपने नाम करवा दिया जो पटेल साहब के नाम से था, और अपने आप को पटेल साहब से बड़ा पटेल बता दिया। यह है मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को छुपाने का काम करती है। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो ये मुर्दा उखाड़ के ले आते हैं। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमेशा मुर्दों से युद्ध लड़ सकते हैं, माफी वीर मुर्दों से लड़ सकते हैं, जिंदा लोगों से नहीं लड़ सकते। इनका इतिहास रहा है, कभी नहीं लड़े ये लोग, ना मुगल से लड़े कभी, ना ये अंग्रेजों से लड़े, ना आज इस देश में जो बहुत बड़ी ताकत की बात कर रहे हैं ना, अमेरिका के अंदर इस देश के लोग जो भारत के नागरिक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं, उसमें उनको हथकड़ी और बेड़ियों में भेजा गया। सिख की पगड़ी उतार ली गई। जब सिख की पगड़ी की उतरती है तो भारतीय जनता पार्टी को आनंद आता है। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। ये देश पूरा देख रहा है। इनको ऐसा लगता है देश नहीं देख रहा है, देश पूरा देख रहा है, इसलिए इनको बताना पड़ेगा। विनोद बंसल जी, क्यों नहीं खड़े हैं? विनोद बंसल जी जवाब देंगे। देखिए रीमा जी, बड़ा दुख होता है बेसिकली जब टॉपिक का जो जिस टॉपिक पर डिबेट होती है उस टॉपिक को से भागने की कोशिश करते हैं राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल आखिरकार जब बात ये हो रही है कि आक्रांता और स्वदेशी की बात हो रही है तो उससे क्यों भाग जाते हैं? मैं कहता हूं आप राजनीति करिए, लेकिन कम से कम देश की स्वत्व के ऊपर, देश के स्वाभिमान के ऊपर और देश के जो देश के ऊपर आघात करने वालों के साथ तो मत खड़े होइए।
मैं मानता हूं कि आपकी उस समय कुछ मजबूरी रही कि आपने नित्य राम सेवकों को गोली मरवाई और गोली मरवाने के बावजूद भी अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस किया। आप जैसे गद्दार लोग इस देश में बीच में नहीं बोलेंगे भाई धर्मेंद्र जी, क्या चक्कर है ये? बीच में क्यों बोल रहे हैं बार बार? आपके बारे में कोई नहीं बोलता है, क्या चक्कर है ये? नहीं बोलेंगे बीच में, ये बोलने दीजिए उनको। बेसिकली ये गद्दारों के सरदार है और एक पप्पू का वो मॉडल है बेसिकली, और कुछ नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा था बीच में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जिस तरह का नाटकबाजी कर रहे थे वो सामने सामने नजर आ रहा था। सीधा सीधा जो जिस तरह से उनका आका बोलते हैं वैसे वो बोल रहे थे, सीधी सी बात है। मौके मुद्दे पर कोई नहीं बोलेगा। मैं कहता हूँ मुद्दे पे बोलिए ना, हिम्मत है तो बोलिए ना, मुगल आक्रांता ठीक नहीं थे, आप बोलिए ना। अगर औरंगजेब के साथ इतना ही प्यार है, औरंगजेब मुसलमान था तो बोलिए ना औरंगजेब मुसलमान था। क्यों नहीं बोलते आप? उसमें मुसलमानों के साथ उसका जाति रिश्ता है, आप क्यों नहीं बोलते कि आखिरकार जब मस्जिद में प्लानिंग हो रही थी नागपुर के अंदर और वहां पर महिलाओं को, वैसे तो महिला बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा महिला आदि आबादी और इस सब को लेकर के नमन कर रहे हैं, और लेकिन जब वो महिला पुलिसकर्मियों के ऊपर अभद्रता की गई और उनके ऊपर बलात्कार करने की कोशिश करी गई थी और पुलिसकर्मियों के ऊपर कुल्हाड़ी चला दी गई, तो उस समय मौन हो जाते हैं क्योंकि जिहादियों को बचाना है। हमेशा से इन्होंने जिहादियों को बचाया, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक साबित किया, हिंदू समाज को हमेशा से इन्होंने कटघरे में खड़े करने की कोशिश करी। ये कांग्रेस और कांग्रेस की कोख में से जन्मे जितने भी राजनीतिक दल हैं रीमा जी, वो सारे के सारे को कुंडवा एक ही है। ये एनडी की भिंडियां हैं जो अलग अलग रंग बदलती है बार बार। मैं कहना चाहता हूं आखिर भारत और भारतीयता के साथ क्यों नहीं खड़े होते? विश्व हिंदू परिषद ने हमने तय किया था कि हम जो है वो उसकी कब्र को उखाड़ने की मांग कर रहे थे क्योंकि मुगल आक्रांता था, हमने उखाड़ा तो नहीं ना। आप अगर होते तो आप सीधे सीधे फावड़ा कुल्हाड़ी लेकर के चले जाते, कोई मिलता उन्हीं को ऊपर चला देते जैसे जिहादियों ने किया। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह का मिथ्यारोप लगाया गया हमारे ऊपर, वो हरी चादर थी उसके ऊपर कुरान की आयतें थी। मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी गाड़ियां फोड़ी, जिन्होंने हमारी, आप समझ पा रहे हैं धर्मेंद्र जी और अजय वर्मा जी? उस पर भी तो ओके हमारे राम जी का चित्र बना हुआ था, हमारे राम जी का चित्र था, उनका स्टिकर था, उन गाड़ियों में पत्थर मारा, इन्होंने जूते मारे और इन्होंने अपमान किया। ठीक है, अगर क्या जिस तरह से इन्होंने हमला किया, क्या हिंदू समाज खड़ा हो गया तो क्या मुसलमान को बचवाएगा भारत के अंदर? ओके, इस तरह की बातें कर रहे हैं, बेहुदा बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैं इनके एक शब्द नहीं बोलेगा इसके लिए कि हिंदुओं पर हमले हुए। ठीक है अजय जी और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये जिस तरह की आपकी बयानबाजियां चल रही हैं आपके नेताओं की, इमरान मसूद हो, एक सेकेंड, अबू आजमी हो, ये लोग देश को कहां लेकर जा रहे हैं? किस मानसिकता का परिचय है ये? क्या क्या कर रहे हैं? मतलब बांग्लादेश कनेक्शन आ गया है देशद्रोहियों के साथ। रीमा जी अभी भाजपा के जो मुखौटे चेहरे हैं बीएचपी के, अभी इन्हें पता नहीं है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे और गॉडसे ने ग्रंथ की गोली मारकर हत्या कर दी। ये बोलेंगे गॉडसे को पूछते हैं, बोलेंगे गॉडसे मुर्दाबाद, ये गॉडसे की राजनीति नहीं चलेगी। कई बार शो पर बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं शो पर, सुनना पड़ेगा आपके सामने बोले जरूरी नहीं होता ना, सबको पता है कौन क्या था। ये विश्व हिंदू परिषद सब आपके सामने सबूत देने के लिए नहीं बैठे हैं भाई, आपको तो वीर सावरकर से भी प्रॉब्लम है अजय वर्मा जी, राहुल गांधी को तो वीर सावरकर से भी दिक्कत है ना, तो आप बोलेंगे इसके लिए, माफी मांगेंगे? क्या आएगा? आप माफी मांगेंगे क्या अजय वर्मा? हत्या हुई थी उन दोनों कहां से कहां लेकर जा रहे हैं मुद्दे को आप? डिप्टी सीएम नहीं लेकर नहीं जा रहा मैं, आप भी उसी एजेंडे की पार्ट तो वीर सावरकर, अरे भाई वीर सावरकर के खिलाफ, वीर सावरकर के खिलाफ बयान देते हैं ना राहुल गांधी। वीर सावरकर अंग्रेज अत्याचारी की पार्टी के कमोड से कूद के भागे थे। ठीक है शलमणि त्रिपाठी जी, नमकराम लोग हैं ये। ठीक है शलमणि त्रिपाठी जी। परिमा जी आपकी डिबेट निकली और मैं भी प्रोफेसर साहब को सुन रहा था, एक शब्द आया गद्दार। देखिए गद्दार प्रोफेसर साहब उनको कहते हैं कि भगवान कृष्ण का मंदिर था मथुरा में और औरंगजेब की फौज जा रही थी और उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि इस देश की कितनी समृद्ध विरासत है। आप तो अगर वामपंथी नहीं होंगे तो आप भी अपने आप को यदुवंशी कहते होंगे। हम लोग तो भगवान कृष्ण का नाम सुनते ही हाथ जोड़ लेते हैं। अगर आप वामपंथी नहीं होंगे तो आप भी अपने आप को कृष्णवंशी कहते होंगे, यदुवंशी कहते होंगे। रीमा जी गद्दार उनको कहते हैं जो भगवान कृष्ण के मंदिर के साथ न खड़े हों और औरंगजेब जैसे गद्दार क्रूर के साथ खड़े हों, आक्रांता के साथ खड़े। मैं पूछना चाहता हूं, कार सेवा करेंगे? हम तो तैयार हैं, भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। औरंगजेब ने जो वहां पे ध्वस्त किया, कह पाएंगे क्या
अजय वर्मा साहब को बड़ा अरे हम केदारेश्वर जी का मंदिर बनवा रहे हैं, आप मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोलने का शौक बनवा ही रहे है हैं। अजय वर्मा जी। आप उसमें आके कार सेवा करिए, जरा बाबर इटावा के मंदिर में आके कार सेवा करिए, अपने मुख्यमंत्री से बोलिए कि उसको रुकवाने के लिए अपील ना फाइल करे वो। बाबर मुर्दाबाद अगर मंदिर प्रेम इतना है तो अकबर मुर्दाबाद बोलने में आपकी टांगे कांप जाती हैं, औरंगजेब मुर्दाबाद बोलने में टांगे कांप जाती हैं, और आप इस देश के लोगों को मुर्दाबाद बोलते घूमते हो। औरंगजेब से क्या रिश्तेदारी आपकी है? बाबर से क्या रिश्तेदारी है? उसका मुर्दाबाद बोलने में आपकी जुबान हिलने लगती है। और ये समाजवादी पार्टी के लोग औरंगजेब के साथ खड़े हैं, भगवान कृष्ण के साथ नहीं खड़े। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि कृष्ण राम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन ये अपने आप को तथाकथित यदुवंशी कहने वाले ये औरंगजेब के साथ खड़े होते हैं। औरंगजेब के खिलाफ बोलने में टांगे कांपती हैं इनकी। गद्दार वो हैं जो इस देश में हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं। प्रोफेसर साहब धर्मेंद्र यादव जी, जिन्होंने इस देश पे आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, किसने वापस लिए जरा मुझे बताइए ना। जो अयोध्या पर जिन आतंकवादियों ने हमले किए थे, जिन्होंने लखनऊ में आके हमले किए, जिन्होंने संकट मोचन मंदिर पे हमला किया, उनके मुकदमे वापस लेने चाहिए क्या? क्योंकि 18% वोट के जाके तलवे चाटते हैं। गद्दार उनको कहते हैं कि जब इस देश पे आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के साथ आप खड़े होते हैं। और इसलिए देश आपकी पहचान चुका है, आपकी असलियत क्या है, आपकी भी और ये हमारे अजय वर्मा जी की भी, कि जो दुनिया भर का मुर्दाबाद करते घूमते हैं, लेकिन बाबर मुर्दाबाद करने में हालत खराब हो जाती है। डर के मारे अयोध्या में अभी तक राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि बाबरवादी नाराज हो जाएंगे। जवाब दीजिए नहीं गया राहुल गांधी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। राहुल गांधी नहीं आए, प्रियंका वाड्रा नहीं आई, रीमा जी अकबरवादी नाराज हो जाएंगे। मेरा निवेदन है कि इटावा के अंदर महाकेदारेश्वर मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी करवा रही है, और सलम त्रिपाठी जी भी कार सेवा करे जा करके, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी से भी कह दें कि वो भी जाके कार सेवा करे। अगर ये असली सनातनी है, अगर सनातन से गद्दारी नहीं करते हैं, अगर हिंदू से गद्दारी नहीं करते हैं, उस मंदिर में जाके सेवा करें। अगर सेवा करके बारे में बोल देंगे तब हमें हिंदुओं के प्रति गद्दार नहीं है, सनातनियों के लिए गद्दार नहीं हम मान जाएंगे। दूसरी बात जो मैं गद्दार बोल रहा था, सुब्रमण्यम स्वामी ने देश के प्रधानमंत्री को, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने बोला था कि नरेंद्र मोदी देश से गद्दारी कर रहे हैं और बुजदिल कमजोर। ये उनका बाकायदा स्टेटमेंट है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति आप सुन सकते हैं। देश के साथ गद्दारी किसने किया? अंग्रेजों की गोद में कौन बैठा? इसीलिए अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए दूसरे को गद्दार बोलने से आपकी गद्दारियत खत्म नहीं हो जाएगी। ये एक बड़ा शब्द है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, गद्दार, जो आप बार बार ले रहे हैं, गद्दार। पूरे शो को खत्म होते होते अब 2 मिनट बचे हैं, लेकिन क्या आप चलने से पहले एक बार जो बात छलमणि त्रिपाठी कह रहे हैं उसको कहेंगे औरंगजेब के बारे में, कि वो आक्रांता था, औरंगजेब एक क्रूर शासक था। औरंगजेब मुर्दाबाद बोलिए, बोलिए ना प्रोफेसर धर्मेंद्र, जवाब दे दीजिए एक बार। फिर अजय वर्मा जी और आप दोनों लोगों में से कोई भी। कोई दंगा नहीं होता है, रोज दंगे हो रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र, प्रोफेसर धर्मेंद्र, औरंगजेब के बारे में आपका क्या मानना है? औरंगजेब के बारे में आपका क्या मानना है? औरंगजेब मुर्दाबाद। रीमा जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, चुप रहिए, चुप रहिए, बोल रहा हूँ मैं। बोलिए। औरंगजेब क्रूर शासक था, औरंगजेब क्रूर शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके। और मुझे उम्मीद है कि इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं औरंगजेब के समय नहीं रहे होंगे, और इतिहासकारों ने जो लिखा है उसके बारे में आपको जानकारी। तो आप मान रहे हो औरंगजेब क्रूर शासक था, तो अबू आजमी को समझा क्यों नहीं रहे? उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जिसने कहा मैं उनको क्रूर शासक नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ वो बहुत बड़ा आदमी था, जिसने देश को सोने की चिड़िया बना दिया था, ये आपके अबू आजमी ने कहा था ना, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? अब सुनिए, मैंने आपको क्या बताया। हाँ। मुझे उम्मीद है कि इस पैनल पे जितने लोग बैठे हैं वो औरंगजेब के समय नहीं रहे होंगे। जो बातें औरंगजेब के बारे में पता चली है, किसी इतिहासकार ने लिखा है, हाँ। उसकी अच्छी बात लिखी है वो पता चला होगा, बुरी बात लिखी तो पता चला है। ओके। अच्छी बात बताइए, अच्छी बात क्या थी? अच्छी बात अच्छा, अब सुन लीजिए। दूसरी बात, ये बात जरूर है, इस धरती पर और सृष्टि में एक व्यक्ति ऐसे है जो नाम बैलेंसर है, वो उस दौर में भी रहे होंगे और औरंगजेब के साथ बिरयानी खा रहे होंगे, तो उनको हो सकता है कोई नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी की कैप्सूल फीडिंग उसकी हो रही हो, ये हो सकता है। लेकिन देश के साथ गद्दारी हम आपको नहीं करने देंगे।
युवाओं के साथ गद्दारी किया आपने, बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं अजय वर्मा जी, ओके 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 अजय वर्मा जी, औरंगजेब के बारे में 2 शब्द आप भी कह दीजिए जल्दी से। जी हाँ, मैंने तो अभी कहा कि इस देश में इतिहास उठाइए, हिरण्यकश्यप और रावण को भी अभिमान हो गया था कि वो भगवान से औरंगजेब पर बोलना है। बोलो, इस देश में भी एक ऐसा ये घमंड हो गया है कि वो भगवान से बड़ा है। सुनो, औरंगजेब अब तो मोदी जी देवताओं के भी राजा हैं, नड्डा जी कहते हैं। और मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, पहले मैं सोचता था मेरी माता ने मुझे जन्म दिया। अजय वर्मा जी नहीं बोल पाएंगे, अब मैं भगवान, अजय वर्मा जी नहीं बोल पाएंगे, अजय वर्मा जी नहीं। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। ये महात्मा गांधी की धरती बहुत पीड़ित है इन आक्रांताओं से, गॉडसे के पुजारियों से। ये गॉडसे मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, औरंगजेब मुर्दाबाद बोलना था, गांधी जी की औरंगजेब मुर्दाबाद बोलना था। अरे अजय वर्मा जी बोले, हमने तो बोला, अभी बोला है औरंगजेब मुर्दाबाद बोलना है, इनसे बुलवाइए, बोले औरंगजेब मुर्दाबाद बोलना था। हम बोल रहे हैं औरंगजेब मुर्दाबाद, ये बोले गॉडसे मुर्दाबाद बोलिए, बोले बाबर मुर्दाबाद, ये बोले गॉडसे मुर्दाबाद, ये बोले महात्मा गांधी जिंदाबाद। बिल्कुल गॉडसे मुर्दाबाद, गॉडसे अरे मुर्दाबाद। उन्होंने सब बोल दिया, शर्म मणि जी उन्होंने सब बोल दिया, जो जो आपने कहा देखिए वो बोल रहे हैं। महात्मा गांधी जिंदाबाद, मुर्दाबाद बोले। आप इसको और क्या चाहिए, यही हमारी विचारधारा। बाबर मुर्दाबाद बोलिए ना, औरंगजेब मुर्दाबाद बोलिए, बोल दिया बाबर मुर्दाबाद, खूब बोल रहे हैं हम तो। और बताइए। धन्यवाद आपको, धन्यवाद नहीं, और आपको। बताइए, समाजवादी पार्टी नहीं भगवान बोलेगी, से बड़ा कोई नहीं होता। समाजवादी पार्टी नहीं बोलेगी। नॉन बायोलॉजिकल, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट। ओके धर्मेंद्र जी, मेरे ख्याल से इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को कार्यवाही अब शायद कर ही देनी चाहिए, क्योंकि आपके तो व्यूज पता लगी गए। आपने औरंगजेब मुर्दाबाद बोला था ना अभी, आपने औरंगजेब मुर्दाबाद। धर्मेंद्र जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र बोल दिया ना, औरंगजेब मुर्दाबाद बोल दिया ना, ठीक है। धर्मेंद्र जी को आवाज आनी बंद हो गई ना, औरंगजेब मुर्दाबाद सुन ही नहीं सकते ये लोग। माफी बीर बोल देना, बाबर मुर्दाबाद सुन ही नहीं सकते, कैसे सुन पाएंगे? को माफी बीर बोलिए ना। इनके काम के अरे सावरकर पर डिबेट नहीं है अभी, औरंगजेब पर हो रही है। मुर्दाबाद सुन के औरंगजेब पर थी डिबेट। जिंदा कौम से नहीं लड़ा कभी, आज महाराष्ट्र की जनता ने जवाब जिंदा कौम से लड़ने के लिए जिगर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए अब मुद्दा तो औरंगजेब ही था ना, लेकिन बात मानसिकता की हो रही है। और ये मानसिकता सिर्फ औरंगजेब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन पदचिन्हों पर चलने को लेकर के भी सवाल उठने चाहिए जो गुलामी की मानसिकता को दर्शाते भी हैं और तब से लेकर अब तक चले भी आ रहे हैं। कुछ लोग इस नए भारत को शायद देख नहीं पा रहे हैं या हजम नहीं कर पा रहे हैं, और ये जवाब उन्हीं के लिए था। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।